नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश भर में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण आज समापन पर है, लेकिन देश में चर्चा ना तो विकास की है और ना ही उपलब्धियों की है। चर्चा है तो विरासत कर को लेकर है, यानी कि विरासत कर का जो मामला है वो मामला कैसे उठा शायद आप जानते होंगे। कांग्रेस के एक सलाहकार हैं जो अमेरिका में रहते हैं, सैम पित्रोदा ने केवल एक बयान दिया था कि अमेरिका के कुछ राज्यों में 6 या 7 राज्यों में विरासत कर लगता है और वो लगभग 55% तक होता है। और ये वो कर है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति जब बच्चों को मिलती है तो 55% संपत्ति सरकार के खजाने में जाती है जो विकास के कार्य में लगती है। केवल उन्होंने यह बयान दिया था कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम के ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस यदि सत्ता में आ गई तो विरासत के नाम से आपकी संपत्ति छीन लेगी। आप जो कमाई अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ये सारी कमाई वो कांग्रेस छीन लेगी और दूसरे लोगों को बांट देगी। उनको बांट देगी जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, यदि उनका इशारा है कि ये मुसलमानों को बांट देगी। आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, और वो हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी। दीपक जोशी इस मामले में अपने एक अलग विचार रखते हैं। उनका कहना है कि विरासत कर भारत के आम आदमी पर नहीं लगना चाहिए, लेकिन जिस तरह राजनेताओं और अफसरों की कमाई हो रही है, रातों रात ये कई गुना इनकी संपत्ति बढ़ रही है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जो भी व्यक्ति देश में पार्षद से लेकर सांसद तक यदि निर्वाचित होकर आया है और उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ी है तो उस पर विरासत कर लगाने पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता जो आप कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के समकालीन नेता हैं, उन दोनों ने साथ साथ छात्र राजनीति की है। आज मैं शिवराज जी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने भी सैम पित्रोदा और इस बात की आलोचना की है और विरोध किया है कि भारत है, ये अमेरिका नहीं है, यहाँ विरासत कर नहीं लग सकता। श्री राहुल गांधी जी और सैम पित्रोदा जी गुरु और चेले हैं। सैम पित्रोदा जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं, और सैम पित्रोदा जैसे लोग ही कांग्रेस को विचार देते हैं जिनको कांग्रेस क्रियान्वित करती है। अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। वे अमेरिका के उदाहरण देते हैं। अमेरिका जैसे देशों में ये प्रावधान है कि मृत्यु अगर हो जाए तो संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार अपने पास ले लेगी। लेकिन सैम पित्रोदा जी, ये अमेरिका नहीं भारत है। भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं अमेरिका की नहीं है। भारत भारत है। लेकिन हम बात करते हैं दीपक जोशी जी से। मैं आपको बता दूं, दीपक जोशी जी बड़े ईमानदार नेता हैं और उनका ये कहना है कि मेरे पिता मुख्यमंत्री रहने के बाद भी हमारे लिए एक वाहन तक छोड़ के नहीं गए हैं, एक मकान भर है रहने के लिए। मैं दीपक जी के उससे सीधा जोड़ता हूं आपको कि आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि विरासत कर लगना चाहिए, लेकिन आम आदमी पर नहीं, नेताओं और अफसरों पर। दीपक जी, आपका स्वागत है। दीपक जी, निश्चित तौर पे आप मध्य प्रदेश को पिछले 40 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, आपका अचानक ये विचार क्यों, और जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेर रही है, आज की तारीख में आप कांग्रेस के लीडर हैं, यदि आप बोलेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस का ये विचार है। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते से नहीं आया। मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ को लेकर आया हूँ जो मुझे लगता है, जो मुझे लगातार खलती रही,
मुझे लगा कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री, मेरे पिताजी विधायक, मेरे पिताजी सांसद, मेरे पिताजी राज्यसभा में, मेरे पिताजी सब कुछ, लेकिन जब हमारे परिवार की तुलना बाकी लोगों से तुलना होती तो बहुत सी बार समाज के लोग हमसे कहते हैं कि आपके पिताजी ने बहुत बड़ी गलती करी कि जो नहीं किया। और हमारे पिताजी से जब पूछा जाता था कि आप बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो वो एक जो हमारे यहाँ कहावत थी कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत सपूत तो क्या धन संचय, ये कहकर इस चीज़ से पल्ला झाड़ लेते थे। सेम पित्रोदा साहब दूरसंचार क्रांति के जनक हैं, हमारे राजीव गांधी जी के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे और भारत में दूरसंचार क्रांति उन्हीं के कारण आया। जो आज मोबाइल और टीवी हम देख रहे हैं तो उसका मुख्य सूत्रधार सेम पित्रोदा जी थे। उन्होंने किस परिपेक्ष में कहा मैं नहीं कह सकता, और मुझे लगता है कि भारतीय परिवेश में ठीक भी नहीं है, लेकिन भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन आज इस परिभाषा को हम देखें, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन इस लोकतंत्र की इस कसौटी को हम देखें तो मैं मानता हूं कि आज़ादी से लेकर लगभग 80 के दशक तक राजनीति में कौन लोग आते थे? या तो वो जो किसानों के नेता होते थे, या वो जो समाजों के नेता होते थे, या वो जिनको कि कहीं ना कहीं जनता नीचे से चुनती थी। पार्षद, जैसे मेरे पिताजी पार्षद बने थे पहली बार, पार्षद से उन्होंने आगे बहुत से लोग पार्षद बने और पार्षद के बाद सरपंच बनने के बाद राजनीति में आए। उनका काम लगातार देखती थी जनता और बाद में विधायक और सांसद बने। लेकिन रविंद्र जी आप देखो कि 80 के बाद, दशक के बाद एक राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े घराने, इसके साथ साथ अभिनेता, अभिनेत्रियां या समाज में अन्य प्रकार से लाभ कमाने वाले व्यक्ति राजनीति में आने लगे। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज की तारीख में चुनाव लड़ने से ईमानदार आदमी कतराने लगा, डरने लगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ जगह तो सरकारें वो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं जो नौकराशाही के रूप में शासन पे हावी हो जाते हैं और शासन पे नकेल रख के अपने हिसाब से सरकारों का चयन करते हैं। तो मेरा ये मानना है, मैंने जब अपना पूरा पारिवारिक परिदृश्य देखा, तुलनात्मक रूप से मुझे लगा कि सेम पित्रोदा जी की बात दो लोगों पे निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। एक तो राजनेताओं पर, जो पार्षद बनता है, पार्षद बनने के बाद जिसके पास साइकिल नहीं होती, पैदल चलता है, टूटी फूटी चप्पलों में रहता है, वो जाकर फॉर्च्यूनर इंडिवर जैसी गाड़ी में घूमने लगता है 5 साल के अपने उसमें टेनोर में। विधायक और सांसदों की तो हम कल्पना नहीं करें। तो ऐसे दृष्टिकोण में उन राजनेताओं पे जो पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, दूसरा उन ब्यूरोक्रेट्स पे जो क्लास 2 से लेकर क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। हमने देखा बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को, मैं नहीं कहता कि सब ब्यूरोक्रेट्स एक जैसे, लेकिन बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को देखा अकूत संपत्तियां उन्होंने बनाई और उस संपत्तियों को आज यूज करने वाला जो उनका विरासत है, क्या वो सही दिशा और दिशा में देश को ले जा रही? लेकिन दीपक जी आप ये बात मान रहे हैं क्या कि सारे नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं? इसलिए आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठी है कि नेता का मतलब पैसे कमाने वाला, अधिकारी का मतलब संपत्ति बनाने वाला, और इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि इन पे विरासत कर लगाया जाना चाहिए। नहीं, विरासत में मेरा कहना, जो राजनीति में रहा बच्चा, उसको राजनीति में अगर विरासत माने तो हम मान लेते हैं, लेकिन जिसको राजनीति का कखा नहीं आता और उसको सिर्फ इसलिए कि उनकी बधू है, उनकी पत्नी है, उनका पुत्र है, इसलिए टिकट दे दिया जाता है और टिकट देने के बाद वो पैसा खर्च करके विधायक और सांसद बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो क्या ठीक है? ये लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस प्रकार की संपत्तियों का प्रावधान ये लोग करते हैं, उसमें एक जो हमारी कर प्रणाली, उसमें तो व्यवस्था है, लेकिन उसमें बचने के तरीके हैं, और उस बचने के तरीकों को समाप्त करके जो विरासत आती है उसका टैक्स निश्चित रूप से लेना चाहिए। मैं नहीं कहता 55% ले, लेकिन वो जो जनता के धन के माध्यम से कमाई गई, खास करके जिसे हम काला धन कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी तो लगातार काले धन की बात करते आए, काले धन, काला धन, काला धन, लेकिन काले धन को ऐसे लोगों से निकालने का सबसे एक अच्छा तरीका ये हो सकता है। और मैंने कहा 2 लोगों को, मैं नहीं कहता समाज के सभी लोगों को, मैं नहीं कह रहा उद्योगपतियों को, राजनेताओं और अधिकारियों की इस अवैध संपत्ति को मतलब हथियाने का एकमात्र यही जरिया नहीं है। अब वहाँ छापे डाले जा रहे हैं। अभी आपने देखा नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों के पीछे ईडी लगा दी, और इसमें ईडी में भी आप देखोगे आधे से ज़्यादा नेता केजरीवाल जेल में हैं, बहुत सारे लोग जेल पहुँचे हैं, बहुत सारे लोग भगे फिर रहे हैं,
और 25 नेता तो ऐसे हैं जो दौड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो बच गए हैं कम से कम। नहीं, देखिए रविंद्र जी, मेरा ये नहीं कहना, ये सब अपनी जगह है, लेकिन विरासत टैक्स जिसमें उन्होंने कहा है, आज मैं अपने बेटे को विधायक बनने के बाद अगर एक 3 कमरे का मकान जो मेरे पिताजी का है उसे 10 कमरे में करके जाता हूँ, तो मैंने 7 कमरे कहाँ से बनाए, ये हिसाब किताब क्या मैं जनता को नहीं दे सकता? मेरे को जनता को देना चाहिए, लेकिन मैं जनता को दूंगा नहीं। ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैं बताऊंगा नहीं, और बच्चे को 10 कमरे का मकान दे जाऊँ, तो ये मेरे ख्याल से राजनीति में नहीं रख सकता है। और मुझे लगता है कि हमको अगर इस प्रजातंत्र को आगे ले जाना है, क्योंकि आज की तारीख में भारत की जो लोकतंत्र की तीनों प्रणालियाँ हैं, न्यायपालिका तो अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इस पर आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हम अधिकारी बहुत से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कलेक्टर जो भी बैठा है वो गड़बड़ होगा, ये जनता का विश्वास हो गया। अच्छा काम भी करता है, लेकिन जनता को लगता है कि नहीं, गलत काम हो रहा। राजनेताओं पे तो जनता का बड़ा तेजी से भरोसा उठ रहा, क्योंकि हर आदमी कहता है कि हमारे वो पार्षद बना, कल तक तो कुछ नहीं था, लेकिन आज तो ऐसा ऐसा हो गया। मैं इस विषय पे आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा, लेकिन दूसरे विषय मेरे दिमाग में आपको लेकर हैं। एक आखिरी विषय मेरा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि विरासत कर लगाने के बाद राजनेताओं में और अधिकारियों में कमाने की इच्छा शक्ति कम होगी और भ्रष्टाचार कम होगा? आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे लगता है कि एकमात्र ये तरीका आज की तारीख में भारतीय राजनीति में कारगर हो सकता है, क्योंकि हम एफिडेविट फाइल करते हैं चुनाव लड़ने के पहले कि हमारा ये संपत्ति है, हमारे माइनर सदस्यों के पास, हमारे माइनर सदस्यों के पास ये संपत्तियाँ माइनर के पास, लेकिन हम तो माइनर नहीं, मेजर को भी जोड़ें, मेजर को भी उसमें जोड़ें कि हमारी बेटे जो 20 साल के उनके पास ये संपत्ति है और माइनर के पास, मेजर के पास ये संपत्ति है। सारी संपत्तियों का आकलन करने के बाद 5 साल, मैं तो कह रहा हूँ 5 साल बाद ही लो उसका जो हमारे कारपोरेट जो इनकम टैक्स हर साल दाखिल करते हैं, ऐसे 5 साल में आप दाखिल करो कि आपने 5 साल में कितना कमा लिया और कितना करा। अगर आपका उससे ज़्यादा निकलता है तो उतना टैक्स आपको देना चाहिए। ये अधिकारी पे भी होना चाहिए और हमारे नेताओं पे भी होना चाहिए। चलिए, मैं दूसरा सवाल करूं उसके पहले एक बात मैं आपसे अपने मन की कहना चाहता हूं। आपने कहा कि मेरे पिता पार्षद रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, पर आपके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि आपको उन लोगों से ज़्यादा गर्व अपने पिता पे करना चाहिए जो बहुत सारे धन संपत्ति छोड़ के गए हैं, क्योंकि आपके लिए कहा जाता है कि आप संत नेता के पुत्र हैं। कैलाश जोशी जी को जो उपाधि मध्य प्रदेश में मिली वो दूसरे राजनेता को नहीं मिली, उन्हें आज भी लोग संत नेता के रूप में जानते हैं। क्या कहेंगे आप अपने पिता पर कितना गर्व करते हैं? देखिए रविंद्र जी, शायद पिता का वो गौरव भी मेरे साथ है, और उसी गौरव के बदले और आज मैं आपके साथ बैठ कर ही बात कर रहा हूँ खुले रूप से। और मैं खुले रूप से आह्वान करता हूँ राजनेताओं का भी कि अभी भी ठीक हो जाओ, नहीं तो जनता आपको बख्शेगी नहीं। भारत के लोकतंत्र की हालत आज बहुत ठीक नहीं है, मैं ये मानता हूँ। राजनेताओं पे, राजनीतिक दलों पे जनता का भरोसा बहुत तेज़ी से उठ रहा है। उसको बचाने के लिए कारगर तरीकों में से एक तरीका ये साबित हो सकता है, इसलिए हमको इस तरीके पे जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था हमारी इस प्रणाली में है, खास करके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में, दोनों में बहुत बड़ी एक वो आ गए खाई, और खाई के साथ साथ हम देखें कि आज जनता का भरोसा बहुत तेज़ी से उठ रहा है। तो जनता के भरोसा को बनाए रखने के लिए हमको ये काम करना चाहिए। दीपक जी, दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता था, फ़ोन पे तो बात कर रहा था लेकिन आप छिंदवाड़ा में व्यस्त थे, मैं नहीं, मेरे तमाम सारे दर्शक और मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता अभी ये जानना चाहती है कि दीपक जोशी का राजनीतिक भविष्य क्या है। क्योंकि आप बड़े उम्मीदों के साथ कांग्रेस में आए, पर कांग्रेस में कुछ ऐसे हालात बने कि आप बीजेपी में वापस जाने लगे, लेकिन घर से निकल गए और बीजेपी के दरवाजे पहुंचने से पहले आपके पास फ़ोन आ गया कि नहीं, अभी तय किया है कि बीजेपी फिलहाल आपको लेना नहीं चाहती है। एक तरह से आपके साथ धोखा किया। अब दीपक जी का राजनीतिक भविष्य क्या है, आपकी रणनीति क्या है, ये मैं नहीं, वो तमाम सारे लोग जो कैलाश जोशी जी को आज भी अपना आदर्श मानते हैं, वो सब जानना समझना चाहते हैं कि दीपक जी के का आगे का भविष्य क्या है। मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति भविष्य को लेकर अगर की जाए कि हम सिर्फ पद प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति करें, तो वो राजनीति ठीक नहीं है। लोग कहते हैं राजनीति में क्यों आए, बोले हम समाज की सेवा करने के लिए आए, हम समाज में कुछ लोगों का भला कर सकते इसके लिए आए। तो जरूरी नहीं कि उसके लिए पद होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए। मेरा परिवार जिस उसमें काम करा, मेरे पिताजी लंबे समय तक राजनीति में रहे,
उस दशा पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बीजेपी में था, बीजेपी में काफ़ी लंबे समय तक काम किया। मेरे तो जनसंघ का दीपक ही रहा हूँ। जनसंघ से लेके वो जन्मगुटी से मुझे पिलाया गया था। मैंने माननीय अटल जी को, माननीय आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, राजमाता साहब को, पटवा जी को, ठाकरे जी को बहुत नज़दीक से देखा है। अपने घर में ही देखा है। देखा, बहुत नज़दीक से देखा, सारे भाजपा को देखा लगभग। लेकिन जिस परिस्थितियों में मुझे भाजपा छोड़ना पड़ी, उसका मूल कारण था भ्रष्टाचार और कहीं न कहीं वो पीड़ाएँ जो मुझे ठीक नहीं लगी। उस आघात के आधार पर मैं छोड़ के गया। लेकिन बीच में ये हुआ कि चलो जो होना था वो हो गया, वापस आ जाओ आप। रघुनंदन शर्मा जी जैसे वरिष्ठ नेता ने मुझसे कहा कि नहीं दीपक, और उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो मेरे पिता तुल्य हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप पहल करते हो तो मैं आऊँगा। पहल के आधार पर मुझे बुलावा आया। बुलावा आने के बाद माननीय वी.डी. शर्मा जी का और नरोत्तम मिश्रा जी का फ़ोन आया कि आपको 2 लोगों से बातचीत करना पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, बातचीत कर लेता हूँ। घर जाके करना पड़ेगी, मैंने कर लूँगा। फिर उनका मैसेज आया कि हो सकता है कि आपको उनसे माफ़ी मांगना पड़े। तो मैंने कहा देखिए, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांग सकता हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी के लिए जान लगाता है और उसमें बहुत सा कार्यकर्ता मेरे पिताजी ने बनाया। तो मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ कि भाई मैंने पिताजी की उसको लक्ष्मण रेखा को लांगा, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पार्टी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मैं व्यक्तियों से माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने इस प्रकार की कोई गलती नहीं की। और वहीं वो बात रुक गई और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आप कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। कांग्रेस का नेता बनने का प्रयास भी मेरी तरफ से नहीं होगा। मैं हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। लेकिन रविंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से याद होगा, समाज में काम करने के लिए हमें बहुत से रास्ते हैं। हम उन रास्तों पर चल के समाज की सेवा कर सकते हैं। लेकिन राजनीति की सार्थकता तभी है जब हम समाज की सेवा वाकई में, आप स्वसेवा नहीं करते हुए समाज की सेवा को निर्धारित करके काम करें, तो ये राजनीति का सही रास्ता होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक जोशी जी। जैसा मैंने बताया, दीपक जोशी पिछले 40 साल से, तो मैं उनको स्वयं देख रहा हूँ, 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैं लगातार संपर्क में हूँ। छात्र राजनीति को भी मैंने देखी इनकी, और निश्चित तौर पे बाकी कुछ होना हो, लेकिन दीपक जोशी के बारे में ये सब कह सकते हैं कि वे अपने पिता की तरह एक ईमानदार राजनेता हैं जो समाज के लिए कुछ करने का सपना देखते रहते हैं। ये बात दूसरी है कि राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, उनके साथ भी बदली है। लेकिन आज दीपक जोशी जी ने मेरे चैनल के माध्यम से विरासत कर को लेके एक नई दिशा देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि विरासत कर जरूर लगना चाहिए, लेकिन आम जनता पे नहीं, देश के राजनेताओं, क्योंकि देश की बहुत बड़ी संपत्ति राजनेताओं के पास है, देश की बहुत बड़ी संपत्ति अधिकारियों के पास है। सेकंड क्लास से लेकर IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय सेवाओं के अधिकारी, और पार्षद से लेके जो सांसद तक हैं, जो राजनेता चुने हुए हैं, इनकी संपत्तियों का मूल्यांकन होना चाहिए। और निश्चित तौर पे इन पे एक बड़ा, जो भी सरकार तय करे, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है 55% लगाएं, लेकिन सरकार जो तय करे इन पे विरासत कर जरूर लगना चाहिए। इससे हो सकता है कि राजनेता भ्रष्टाचार से दूर होने की कोशिश करें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।